in the last lecture what we have studied, I is equal to, इधर ध्यान दो, limit delta t tends to 0, delta q upon delta t, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, change in charge with respect to time, इसी को हम dq by dt भी लिखते हैं. So q equals to integration of I dt. Current density is I upon A, that is NEVD. NEVD is E into E upon M into tau. ये सारे फॉर्मूले देख लिए हैं. So this is N. So any square when temperature increases by T degree centigrade, the rise in resistance, that is RT is the new resistance है. So rise in resistance will be RT minus R0. Rise in temperature will be T minus 0, that is T. This is delta T, rise in temperature, delta R, rise in resistance. This is final resistance, initial resistance. बराबर है क्या? अब लॉ क्या है? राइज इन रेजिस्टेंस. अरे भाई इधर ध्यान दो, क्या चल रहा है? राइज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड राइज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर. ये रूल है. राइज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट 0 degree centigrade, and rise in resistance is directly proportional to rise in temperature. Combining this together, we can get rise in resistance is directly proportional to R0 delta T. So delta R equals to some constant into R0 delta T. ये जो डेल्टा R हमने ऑलरेडी ले लिया है R2 minus R1, और एक कांस्टेंट हम लिखते हैं अल्फा, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी हमने लिया है T minus 0 and T. So RT equals to R0 plus alpha R0T. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं RT equals to R0 into bracket 1 plus alpha T. या more appropriate, R2 is equal to R1 into bracket 1 plus alpha delta T. This is the main equation. ये रेजिस्टेंस के लिए है. अगर हम रेजिस्टिविटी के लिए लेंगे तो ये सेम इक्वेशन आएगा. रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ मेटल्स में. रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अपने आप रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, या रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का रिलेशन है ना, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. बराबर है क्या? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ओहम मीटर ये रेजिस्टिविटी है. कंडक्टिविटी का ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स. ओहम इनवर्स को हम मोह कहते हैं या सीमेंस कहते हैं, ये ध्यान में रखना. सीमेंस पर. तो रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस के लिए सेम इक्वेशन आएगा. ये आपके R1 या R1 क्या है? R1 is resistance at initial temperature 0 degree Celsius. R2 is resistance at increased temperature, final temperature. R2 minus R1 rise in resistance with respect to rise in temperature. Alpha is temperature coefficient of resistance, and delta T is rise in
टेम्परेचर। ये सारे नोटेशन हमें पता है, अरे पता है क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम अल्फा का फार्मूला हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। ये कंसेप्ट तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। R2 minus R1 is equal to अल्फा R1 डेल्टा T। ये एक्चुअली बेसिक इक्वेशन है राइज इन रेजिस्टेंस का, उससे हमें ये इक्वेशन मिल गया। अगर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे तो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरह से मिलेगा, दैट इज राइज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। हाउ कैन बी डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, समझ रहे क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? राइज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो ओम तो चला जाएगा, नीचे टेम्परेचर है तो इसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे हमें कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का भी पता चल जाएगा। कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, यानी अल्फा पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे क्या? अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लिया है ना। अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस घटेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जब अल्फा पॉजिटिव है तो कंडक्टर का साइन है, और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर में। हमने देखा है कि नहीं? इन सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। क्लियर हो रहा है क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी रेजिस्टेंस ये टॉपिक भी देखा है। Whenever physical state of the conductor remains same, potential is directly proportional to current। ये तो हमने ओहम्स लॉ देख लिया। ओहम्स लॉ पढ़ा तो जल्दबाजी हो रही है क्या? नहीं ना। Whenever physical state of the conductor remains same, whenever physical state of the conductor remains same, potential is directly proportional to current। एंड यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम देंगे वो होगा रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट मिल गया। रेजिस्टेंस का यूनिट हम ओम लेते हैं, पोटेंशियल का होल एम्पियर। ध्यान देना जरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब ये जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल यानी वर्क अपॉन चार्ज होता है, ध्यान देना। पोटेंशियल यानी वर्क अपॉन चार्ज, और ये क्या है? एम्पियर। देन वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है क्या? और चार्ज यानी करंट इनटू टाइम यानी एम्पियर इनटू सेकंड। और ये पहले से एम्पियर मौजूद है यहाँ पर। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, नीचे एम्पियर स्क्वायर और सेकंड। समझ रहे हैं क्या? न्यूटन मीटर यानी ये जूल भी हो सकता है, फिर जूल पर कूलम एम्पियर, जूल पर कूलम यानी एम्पियर सेकंड यानी एम्पियर स्क्वायर सेकंड, दोनों सेम है। समझ रहे हैं क्या? M1 L1 T-2 ये फोर्स का है, यहाँ पे L1 ये A2 और नीचे T1 है ना। सो इसका डायमेंशन आएगा M1 L1 L1 L2, सो M1 L2 T-3 A-2। दिस इज डायमेंशन फॉर ओम यानी रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं क्या? एग्जाम में आपको यूनिट आएगा या डायमेंशन आएगा। यूनिट ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट ओम दे दिया जाएगा, हो सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको ऑप्शन में आएगा वोल्ट पर एम्पियर। तो काफी स्टूडेंट इसका आंसर बराबर लिखेंगे क्योंकि V इज इक्वल टू I पता होता है। पर अगर जूल पर सेकंड एम्पियर स्क्वायर सेकंड आया तो यहाँ पे दिल टूटने के चांसेस समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि ये जूल आया कहाँ से, वहां पे झटका रहेगा। कह रहे ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जूल कहाँ से आ गया?
तो हमें ये फॉर्मूला बेसिक पता होना चाहिए और हमें पोटेंशियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पोटेंशियल यानी वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज यानी कूलम है, पर ये बेसिक क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी एम्पियर क्वांटिटी बेसिक है। तो चार्ज का एम्पियर से रिलेशन क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो Q इज इक्वल टू IT है, यानी एम्पियर सेकंड, कूलम यानी एम्पियर सेकंड। तो आपको ये जो तिकड़म है ना उल्टा सुल्टा, ये करते आना चाहिए। इसलिए घर पे जब आप प्रैक्टिस करें तो आप इस तरह से वर्कआउट करें 2-3 बार, तब जाके आपको ये आए। एग्जाम में अगर इस तरह से आपको दिखाई दिया तो परेशानी होने वाली है। ये तो भी और ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में आया तो ज्यादा चिंता है। अरे सर रेजिस्टेंस का तो न्यूटन में चला गया, बराबर कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। और यहाँ पे न्यूटन यानी क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर है, नीचे एम्पियर स्क्वायर सेकंड है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और ये एम्पियर स्क्वायर। इस तरह से ऑप्शन आया तो और ज्यादा परेशान। हालांकि अगर आपको डायमेंशन अच्छी तरह से याद है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। तो आपको ये समझना चाहिए, इसका परफेक्शन होना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया क्या? आपको नहीं समझा? आप तो अभी तक वो केमिस्ट्री के टेंशन से उभर नहीं गए। सो डे आफ्टर टुमारो कंपल्सरी टेस्ट है और आप अच्छी प्रिपरेशन करके आएंगे ऑल स्टूडेंट्स।